है मेरा, ये मुझे बता रहा है कि मेरे पास लाइव रियल टाइम में पिछले 5 मिनट के अंदर वेबसाइट पे कितने यूज़र्स थे। ये मुझे ग्राफ बता रहा है कि मेरे पास कितना % यूज़र है जो कि पुराने यूज़र्स में से रिटर्निंग एज ए रिटर्निंग यूज़र मेरी वेबसाइट पे है, जो पहले भी आ चुका है। ये गूगल एनालिटिक्स है। ये एक ब्रांड है वेबसाइट vania.pk, मैं उसका बता रहा हूँ। ठीक है, ये ओरिजिनल ब्रांड के एनालिसिस है। सर इसका एक्सेस है आपके पास? हाँ, इसका एक्सेस है मेरे पास। हमें तो नहीं दिखेगा ना? नहीं, आप लोगों को नहीं दिखेगा। आपकी अगर कोई अपनी वेबसाइट है, किसी और वेबसाइट का आपके पास एक्सेस होगा तो आपको दिखेगा। इसका डेमो अकाउंट मिल जाता है एनालिसिस के लिए, वो उसका मैं लिंक ग्रुप में शेयर कर दूँगा। वो डेमो डाटा होता है गूगल मर्चेंडाइज स्टोर का। अगर आपको एनालिसिस करना है तो आप उसका कर सकते हो। तो अब फिर हर वेबसाइट पे से वेबसाइट का नाम चेंज होता है, उस वेबसाइट का सेम डाटा आ रहा होता है, मोर लेस सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। और केस टू केस, वेबसाइट टू वेबसाइट वो डिफरेंट होती हैं चीज़ें। फिर हमारे पास यहाँ पे जो समरी के अंदर बताता है वो कि हमारे पास यूज़र्स जो आए उसकी एक्विजिशन किस तरह हुई है। अब एक्विजिशन के अंदर यहाँ पे देखें, आपको 3-5-6 छोटे एलिमेंट्स आ रहे होंगे। ये सोशल, डायरेक्ट, ऑर्गेनिक सर्च, रेफरल और अदर। ये बेसिकली किस मीडियम से या किस प्लेटफॉर्म से कितना ट्रैफिक आपके पास आ रहा है आपकी वेबसाइट पे, ये उसकी इन्फॉर्मेशन को शो करता है। देन फिर इस साइड पे आपके पास आ गई कंट्री एक्सप्लोरर की रिपोर्ट। यहाँ कंट्री, सिटी, स्टेट वाइज लेवल तक हमें डाटा बताता है गूगल एनालिटिक्स कि आपके पास अगर कन्वर्जन्स आई हैं तो किस स्टेट से या किस सिटी से आई हैं, या ओवरऑल ट्रैफिक भी अगर कहीं से आ रहा है तो किस स्टेट से, क्या लैंग्वेज बोलते हैं वो, किस ब्राउज़र के थ्रू आए थे, कौन सा मोबाइल डिवाइस यूज़ कर रहे थे, वो सारी इन्फॉर्मेशन बताता है। इसके बराबर में जो ग्राफ है वो बेसिकली बता रहा है, नीचे जो है हमारे पास ये डेज़ हैं जैसे संडे, और साइड पे हमारे पास टाइमलाइन चल रही है इसकी। अब लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास संडे में जो सबसे डार्केस्ट ब्लू है वो बता रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरे पास इस पर्टिकुलर आवर के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक था वेबसाइट के ऊपर। और जो सबसे लाइट कलर है वो बता रहा है कि मेरे पास इस वक्त सबसे कम था इस दौरानिया में या इस टाइम फ्रेम के अंदर। फिर आपके पेजेस आ गए कि टॉप पेजेस कौन से विजिट हुए हैं, यूज़र्स ने कौन से किए हैं, एक्टिव यूज़र्स कितने थे लास्ट 30 डेज़ के अंदर, डिवाइस का प्लेटफॉर्म ब्रेकडाउन कि लाइक आपके मोबाइल से कितना है ट्रैफिक, डेस्कटॉप से और टैबलेट से कितना है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में, बल्कि मेजॉरिटी केसेस में अप टू 90-92% ट्रैफिक आपका मोबाइल डिवाइसेस से ही होता है। देन फिर आपके पास गोल पे, अगर आपने गोल सेटअप किए हैं अपने कि लाइक मैंने फॉर एग्जांपल मेरा कोई न्यूज़लेटर डाउनलोड होना है या मेरी कोई पर्टिकुलर परचेज़ होनी है कैटेगरी से, उसको अगर मैं रिकॉर्ड करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। सिंस मेरे पास यहाँ पे ई कॉमर्स ट्रैकिंग इनेबल हुई हुई है, मेरे पास सारा ई कॉमर्स का ट्रांजैक्शनल डाटा आ रहा है, मुझे इस सूरत के अंदर गोल्स की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं गोल्स ट्रैक नहीं करता। फिर ये जो देख रहे हैं आप, ये बेसिकली गूगल एड्स, क्योंकि ये गूगल की प्रोडक्ट है गूगल एनालिटिक्स, तो गूगल एड्स इसके साथ सिंक हो जाता है। अब गूगल पे मेरी ये जितनी भी कैंपेन्स आपको नज़र आ रही हैं, जो नाम आ रहे हैं नज़र, ये बेसिकली गूगल के अकाउंट में कैंपेन्स क्रिएट हुई हुई हैं। सिंस ये अभी चल नहीं रही, एक्टिवेट नहीं है, तो इसके आगे अगेंस्ट कोई डाटा नहीं आ रहा हमें। अगर ये चल रही होती तो उसके सारे स्टैट्स हमें बता रहा होता गूगल एनालिटिक्स कि आपकी कौन सी गूगल की ऐड कैंपेन अच्छी परफॉर्म कर रही है। फिर आपके पास ये टॉप प्रोडक्ट्स आ गए कि आपके पास सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स कौन से हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये देख लें आप, ये WKA20 स्मॉल साइज़, इसकी क्वांटिटी पिछले 7 दिन के अंदर सबसे ज़्यादा मेरे पास बिकी है, 20 परचेजेस हैं इसकी। ये सारी इन्फॉर्मेशन। अच्छा, फर्दर हम अगर इसकी एक्सप्लेनेशन पे जाएँ कि लाइक ये जो हमने सारे चार्ट्स देखे, इनकी इंडिविजुअल रिपोर्ट्स कैसी नज़र आती हैं। तो ऐसे अगर मुझे रियल टाइम डाटा देखना है तो मैं ओवरव्यू देखूँगा, या मुझे भी बताएगा कि मेरे पास फ़िलहाल मेरी वेबसाइट पे कोई यूज़र नहीं है लास्ट 5 मिनट्स के अंदर, और ये मेरी टाइमलाइन चल रही है सेकंड्स की, ये मुझे बता रहा होता है कितना यूज़र आया। देन फिर नीचे सोर्सेज नज़र आ रहा होगा आपको, वो सोर्स बता रहा होता है कि इस टाइम जो रियल टाइम यूज़र आपकी वेबसाइट पे बैठा हुआ है, ये किस सोर्स से या किस प्लेटफॉर्म से आया है, उसका सोर्स या मीडियम क्या था आने का। सर जो यूज़र वेबसाइट पर आते हैं उनका पूरा डेटा भी बताते हैं कि इस नाम से बंदा आया? नहीं, नाम नहीं बताता, तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन बताता है। अभी देखो जैसे अभी एक रियल टाइम यूज़र वेबसाइट पर आया और वो फेसबुक के थ्रू आया, तो इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि हमें किस प्लेटफॉर्म से आया। जो डाटा आएगा ना वो आपके अपने वेबसाइट के बैकएंड पे आएगा। लाइक जो यूज़र आया अगर परचेज़ करके गया है तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन देके जा रहा होगा आपको। डिटेल में जितनी भी ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आती है आपके पास हैश्ड या न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर आ रही होती है, कोई नाम या इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही होती इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। हमने जब ऑडियंस भी कैप्चर करी होती है, ऑडियंस भी हमारी जो सेगमेंट हो रही है, तो यूनिक आईडीज़ होती हैं, बहुत लंबी लंबी रेफरल, वो यूनिक नंबर्स होते हैं, उसका एक कोड गूगल उसको असाइन करता है और उसकी बेसिस पर उसको आइडेंटिफाई देता है, जिसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो यूनिक आइडेंटिफायर्स होते हैं उसके। अब 2 यूज़र्स हो गए मेरे पास, मुझे ये बता रहा है कि एक कराची से है और दूसरा मेरा शायद लाहौर से है।
लाहौर से, और बता रहा है कितनी देर से है, किस ट्रैफिक से है। यहीं पे रियल टाइम के अंदर मुझे वो लोकेशन बता रहा है। पाकिस्तान पे मैं जाके क्लिक करूँगा तो मुझे बता देगा किन सिटीज़ से पाकिस्तान के। फिर ट्रैफिक सोर्सेज आ गई। ट्रैफिक सोर्सेज में मुझे बता रहा है कि सोशल से, सोशल में फेसबुक प्लेटफॉर्म्स है, मीडियम सोशल है, और सोर्स मेरा फेसबुक है। अगर ये इंस्टाग्राम से आया होता तो यहाँ पे इंस्टाग्राम बताता। सर कैसे पता चलेगा पीसी से आया या मोबाइल से आया? वो भी देख लेते हैं। पीसी से, मोबाइल से कैसे आएगा? वो जिस डिवाइस से एक्सेस कर रहा होगा उस डिवाइस की सारी इन्फॉर्मेशन गूगल एनालिटिक्स को पास बैक हो रही होती है, तो वो बता देता है कि आपके पास ये यूज़र मोबाइल से आया, डिवाइस से आया या डेस्कटॉप से आया। अच्छा, किस कंटेंट पे? अभी जैसे एक मेरे पास है किसी कलेक्शन के पेज पे विजिट कर रहा है किड्स के इस वक्त, और दूसरा है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर रखा हुआ, ऊपर गया हुआ है, किसी इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे है, वो अभी उसकी इन्फॉर्मेशन देख रहा है। और मुझे एक्टिव पेजेस भी बता रहा है, पेज टाइटल्स भी बता रहा है। देन फिर इवेंट्स आ गए। इवेंट्स में बेसिकली सिंस अभी जो है हमारा कोई परचेज़ या ऐड टू कार्ट तक नहीं पहुंचा है, इसमें दोनों में यूज़र्स में से कोई, तो अभी वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। अगर कोई परचेज़ कर रहा होगा या कार्ट पे होगा इस वक्त मौजूद, तो यहाँ पे हमें बता देगा कि कितने एक्टिव कार्ट्स हैं अभी, या कितने एक्टिव इनिशिएट चेकआउट चल रहे हैं, या कितनी परचेजेस हुई हैं रिसेंट 5 मिनट के अंदर। देन सिंस अभी तक कोई परचेज़ नहीं है तो यहाँ कन्वर्जन्स नहीं बताएगा वो। 0 चेकआउट्स और 0 थैंक यू। चेकआउट और थैंक यू बेसिकली हमने गोल सेटअप या इवेंट सेटअप किया होता है। थैंक यू मीन्स आपका परचेज कंप्लीट हो गया। चेकआउट मीन्स कि अभी कोई ऐड टू कार्ट करके इनिशिएट चेकआउट किया किसी ने पेमेंट इन्फो वाले पेज पे। अच्छा, उसके बाद फिर इसमें आ जाती हैं हमारे पास ऑडियंसेस। ऑडियंसेस बेसिकली एक सेट टाइम फ्रेम में, जैसे ये पिछले 6 दिन का है, मैं अगर इसको 1 महीने पे ले जाऊँ, फरवरी टू पूरा फरवरी ले जाता हूँ, तो मुझे बता रहा है कि मेरे पास वेबसाइट पे कितने यूज़र्स आए। मेरे पास वेबसाइट पे अराउंड कोई 49,468 यूज़र्स आए, जिसमें से न्यू यूज़र्स थे वो थे तकरीबन 41,825। सेशंस कितने जनरेट हुए मेरे, एवरेज सेशंस पर यूज़र क्या थे, एवरेज पेज व्यूज़ क्या थे। पेज व्यूज़ बेसिकली हर सिंगल यूज़र जब आपकी वेबसाइट पे आया और उसने एक दफ़ा आते हुए या पर सेशन उसने कितने पेजेस का विज़िट किया। लाइक मैं आया, मैंने एक होम पेज विज़िट किया आपका, फिर मैं कैटेगरी पेज पे गया, फिर मैं प्रोडक्ट पेज पे गया। इट मीन्स मेरा एक सेशन है ये, और मैं 3 पेजेस पे गया, तो ये 3 पेज व्यूज़ काउंट होंगे। फिर जो है वो बाउंस रेट आ गया मेरा। बाउंस रेट हमने शुरू में बात की थी कि लाइक मेरा जितना ख़राब बाउंस रेट होगा, इट मीन्स कि मेरे पास वेबसाइट पे कुछ ना कुछ ऐसे इशूज़ हैं जो कि मुझे ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है, या मेरे एड्स सही काम नहीं कर रहे हैं, मेरी एड्स की टारगेटिंग रेलेवेंट नहीं। इट मीन्स कि लाइक फॉर एग्जांपल मैं अगर किड्स के क्लोथिंग टारगेट कर रहा हूँ और मैंने वेबसाइट पे वुमेन की कैटेगरी दिखाई हुई है, वुमेन के प्रोडक्ट्स हैं, किड्स के हैं ही नहीं, इट मीन्स यूज़र आया तो किड्स की इंटेंट से था और उसको अपना प्रोडक्ट नहीं मिल रहा तो वो वेबसाइट से चला जाएगा। अल्टीमेटली आपका बाउंस रेट इंक्रीज़ होगा। या फिर मेरे पास वेबसाइट पे लोड टाइम बहुत ज़्यादा है, यूज़र आ तो रहा है क्लिक करके बट वेबसाइट लोड नहीं हो रही, एक जो रिक्वायर्ड टाइम है उसके अंदर लोड नहीं हो रही, उसकी वजह से मेरा बाउंस रेट इंक्रीज़ होता है। अभी मेरा बाउंस रेट है इस पे 1.41%, क्योंकि आइडियल है और बहुत ज़बरदस्त है। उमूमन ये बाउंस रेट आपका 20-22% तक भी अच्छा रहता है। और पेड के अंदर कुछ केसेस के अंदर हमें, जैसे बहुत कोई बड़ी कैंपेन्स चल रही होती हैं, अवेयरनेस फेज़ होता है, उसमें 90-92% भी बाउंस रेट होता है। बट वो अब किस फेज़ में हो आप अपनी कैंपेन की, या कन्वर्जन फनल में किस जगह पे आप कैंपेन चला रहे हो अभी, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। लाइक अगर मेरी अवेयरनेस है तो जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है मेरे प्रोडक्ट में, मैं उनको भी दिखाऊंगा अपना प्रोडक्ट ताकि उनकी इंटेंट बिल्ड हो। तो उसके लिए फिर हमारी वेरी करती हैं ये चीज़ें कि हमें डिसाइड करना होता है किस कन्वर्जन फनल में या किस फेज़ ऑफ कैंपेन के अंदर हमारी बाउंस रेट क्या होना चाहिए। अभी जैसे इस पे कोर कन्वर्जेंस की कैंपेन चलती हैं, तो कन्वर्जेंस के सिनेरियो के अंदर हमारा ये बाउंस रेट बहुत अच्छा है, 1.41%। फिर ये मैं लैंग्वेजेस बता रहा होता है कि यार मेरे पास उमूमन चूँकि इंटरनेट पे हम सब इंग्लिश में सर्व कर रहे होते हैं, तो इंग्लिश यूएस कितने हैं, इंग्लिश यूके कितनी है, ठीक है, इंग्लिश कितने यूज़र्स हैं, और बाकी लैंग्वेजेस। फिर कंट्री से आ गया, कंट्री वाइज हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई कि सबसे ज़्यादा विजिटर्स कहाँ से थे। तकरीबन 40,000 यूज़र्स या 81% ऑफ टोटल यूज़र्स वहाँ पर पाकिस्तान से थे, 10.5% अराउंड यूएसए से थे, और बाकी फिर आयरलैंड, यूके, स्वीडन, यूरोपियन कंट्रीज़ जो आ गए वहाँ से। पाकिस्तान में हम देखना चाहें कि अगर मेरे पास कहाँ से किन किन सिटीज़ से मेरे पास ज़्यादा ट्रैफिक आया था, तो हमने पाकिस्तान पे क्लिक किया। एक तो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि कहाँ से ट्रैफिक आया, और फिर नीचे हमें सिटी वाइज डिटेल भी दे रहा है, ब्रेकअप भी दे रहा है कि हर सिटी से कितना ट्रैफिक आया, कितनी परचेज जनरेट हुई। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कराची से अराउंड कोई 28% सेल्स हैं 1.6 मिलियन की। सर आपने ऐड किया वर्ल्ड वाइड चलाई है? नहीं,
ऐड हमारी चल रही होती है डिफरेंट रीजन्स के अंदर, पाकिस्तान, मिडल ईस्ट और यूके। लेकिन देखो जब टारगेटिंग हो रही होती है ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ट्रैवल भी कर रहे होते हैं। अब लाइक फॉर एग्जांपल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट पाकिस्तान में है, मेरे सारे इंटरेस्ट, मैं इसके रीमार्केटिंग पिक्सल पे भी हूँ, मैं पाकिस्तान में टारगेटिंग कर रहा हूँ और मैं यूके में कर रहा हूँ। तो मुझे ऐड अगर पाकिस्तान में, मैं यूके में हूँ इस वक्त, तो मुझे पाकिस्तान का ऐड हो सकता है नज़र आ जाए 2-3 दफ़ा, लेकिन सिंस फिर मेरी आईपी कंफर्म करेगा फेसबुक या प्लेटफॉर्म, तो फिर मुझे दोबारा ऐड नहीं दिखाएगा, लेकिन मैं आ सकता हूँ। अब मैं पाकिस्तान से रेगुलर बायर हूँ इसका, मैं मिडल ईस्ट चला जाता हूँ, यूएई, मैं अगर परचेजिंग के लिए आता हूँ तो जाहिर सी बात है मेरा डाटा उठाएगा वो फेसबुक। रेगुलर कस्टमर हूँ, जैसे हमने देखे थे तकरीबन अराउंड कोई 15 to 20% रिटर्निंग कस्टमर्स आए थे, यानी न्यू यूज़र्स में से अराउंड 48,000 में से 8,000 सम अराउंड जो है वो हमारे रिकरिंग यूज़र्स थे, जो पहले से हमारी वेबसाइट विज़िट करके दोबारा आए। तो उन यूज़र्स में अगर मैं फॉलो करता हूँ तो ऑब्वियसली मेरा डाटा कैप्चर करेगा वो कि मैं कहाँ से ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। अच्छा, फिर बिहेवियर आ गया न्यू वर्सेस रिटर्निंग, कि हमारे पास न्यू कस्टमर्स कितने हैं और रिटर्निंग कस्टमर्स कितने हैं। अब जैसे मुझे बता रहा है इसमें कि अराउंड 75% यूज़र्स मेरे न्यू हैं और 25% मेरे यूज़र्स रिटर्निंग हैं। मुझे जो मेरे रिटर्निंग यूज़र्स हैं ऑब्वियसली उनसे ज़्यादा परचेसेस आई हैं और उनसे मुझे कन्वर्जन रेट भी अच्छा है ई कॉमर्स का। आप देखो, अगर मेरे पास, मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास अराउंड कोई 3.99 क्लोज टू 4% मेरा कन्वर्जन रेशो है रिटर्निंग कस्टमर से, जो कि सिर्फ 13,000 हैं या 25% है। और उन्होंने मेरे लिए टोटल 64% ऑफ द सेल्स जनरेट करके दिए हैं मुझे इस महीने की। जो न्यू विजिटर्स हैं उनका ऑब्वियसली आपका कन्वर्जन रेट कम होता है, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम परचेजर्स होते हैं आपके, उनको ट्रस्ट बिल्डअप करने में टाइम लगता है। नेक्स्ट टाइम वो हो सकता है मेरे रिटर्निंग यूज़र्स में आए और वो ज़्यादा परचेज़ करके जाए। उनका एवरेज कार्ट वैल्यू या एवरेज ऑर्डर वैल्यू अभी कम होगा, लेकिन सिंस वो एक दफ़ा मेरा प्रोडक्ट देख लेंगे, उसकी क्वालिटी से सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर वो जब ऑर्डर करेंगे तो उसका एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी बड़ी होगी, वो क्वांटिटी भी ज़्यादा ऑर्डर करेंगे और ऑब्वियसली फिर जो उनको मुझे दोबारा रीच करने में इतनी ज़्यादा कॉस्ट भी इनकर नहीं करनी। अभी लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं गेज करूँ तो मेरी अगर न्यू विजिटर की कॉस्ट पर एक्विजिशन या कॉस्ट पर सेल अगर मुझे आ रही है लेट से 700 रुपये, तो रिटर्निंग की हो सकता है मुझे 350 या 400 रुपये आ रही है, तो सस्ता पड़ रहा होता है। सर, इसमें जो डिजिटल मार्केटर है, अगर वो किसी भी क्लाइंट के साथ काम कर रहा है तो उसका वो अकाउंट भी वही डेवलप करेगा कि सेल्स की तमाम चीज़ें रिक्वायरमेंट भी उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसका काम से जो ऐड चलाना है? देखिए, ऐड चलाना भी हमारा काम होता है और सेल्स आ रही है नहीं आ रही है भी हमारा काम होता है। मतलब शिपिंग भी यहाँ से? नहीं, शिपिंग हमारा काम नहीं है। सेल्स लाना, वेबसाइट पे ऑर्डर गिराना हमारा काम है। जैसे आप बता रहे हैं ना, सेल्स इतनी आ रही है, डेफिनेटली इसको हम मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, या सेल्स को मॉनिटर करना हमारा काम है। अच्छा, मतलब हमारे पास भी शो हो रही है और वहाँ पे भी शो हो रही है। वहाँ पे उनको बिल्कुल, हाँ, वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा डिटेल शो हो रही है। वहाँ उनको इस तरह से हो रही है कि लाइक मेरे पास ये लेट से फॉर एग्जांपल टोटल 1479 ऑर्डर्स आए, तो 1479 ऑर्डर्स में हर इंडिविजुअल ऑर्डर की डिटेल्स उनके पास आ रही होंगी, ये क्या प्रोडक्ट गया है, किस जगह जाना है, किस कस्टमर को जाना है, क्या डिटेल्स है उनकी। हमारे पास सिर्फ ये आ रही होती है इन्फॉर्मेशन कि कितने ऑर्डर गए, कितने ऑर्डर आए, कितने की सेल आई है और कितने प्रोडक्ट्स बिके हैं, ये इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। और ये हमारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अगर हम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कैंपेन्स चला रहे हैं कन्वर्जन की, तो हमें उस पर रिजल्ट्स लेकर आने होते हैं। हमारा ROI का टारगेट होता है उसके ऊपर कि लाइक फॉर एग्जांपल मैं अगर अभी जैसे इस महीने इसका जो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा था इस अकाउंट का, उसका चल रहा था कि लाइक अगर मैं 1 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसके अगेंस्ट मुझे 10.5 या 11 रुपये रिटर्न आ रहा था। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने 5,33,000 इस पर टोटल इन्वेस्ट किए थे, मैंने लास्ट चेक किया था ये सैटरडे को, 5,33,000 टोटल इन्वेस्ट किए थे, तो मुझे अराउंड कोई 6.4 मिलियन की सेल आ चुकी थी इस पर, जो कि अराउंड कोई 10.5 to 11 का रिटर्न ऑन सेल्स बनता है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड बनता है रेशो। तो ये मेंटेन करना हमारा काम है। जाहिर सी बात है, हम सेल्स जा रहे होंगे तो वो क्लाइंट हमसे एडवर्टाइजिंग कराएगा, अदरवाइज़ वो फिर एजेंसी स्विच करेगा, अपना मार्केटर चेंज करेगा अगर सेल्स ला के नहीं दे रहा। मतलब सेल्स का एक जेन्युइन इशू है, सेल्स लाजमी, सेल्स लाजमी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी लाना। अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग या आपके पास ई कॉमर्स का क्लाइंट है तो वो आता ही आपके पास इसलिए कि ये बंदा या ये एजेंसी मुझे सेल्स जनरेट करके देगी। मतलब डिफरेंट क्लाइंट्स की डिफरेंट अप्रोच होती है। कोई अगर CPG FMCG का सेक्टर है तो वो मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि मैं उसकी सेल्स जनरेट करूँ, वो मुझसे एक्सपेक्ट करेगा मेरे पास यूज़र कितने ज़्यादा से ज़्यादा आया, मेरे पास इंप्रेशंस कितने आए, मेरी विजिबिलिटी क्या थी, व्यूबिलिटी कितनी आई मुझे,
मेरा लाइक अगर वीडियो एड्स चल रहे हैं तो उस पर कंप्लीशन रेट क्या आ रहा है, ज़्यादा अच्छी टारगेटिंग मीन्स मेरा ऑडियंस मेरा अच्छे लेंथ तक या एक अच्छे परसेंटाइल तक मेरी वीडियो देख के जा रही है। अब ऐसा तो नहीं है लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरी 10 सेकंड्स की वीडियो है तो 2 सेकंड के बाद लोग स्किप कर रहे हैं या वो 7-8 सेकंड तक देख रहे हैं, तो वो चीज़ें उसमें फिर वो KPI ज़्यादा था, वो देखने पड़ता है। मतलब कंसिस्टेंसी भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जैक्टली, सेल्स कैसे आएगी, सेल्स कैसे आएगी, पूरा फनल क्या होगा, वेबसाइट में इवन हमें ये भी सजेस्ट करने होते हैं कि वेबसाइट में क्या चेंजेस करने हैं आपको। एड्स तो हमारे हाथ में ही होते हैं, हमारी क्रिएटिव टीम्स ही देख रही होती हैं, लेकिन वेबसाइट पे क्या प्रोडक्ट लाइन होनी चाहिए वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस तरह मैं इसकी वानिया की एग्जांपल दूँ, जब हमारे पास 4 साल पहले आया था, ये सिर्फ डील करता था वुमेंस के कलेक्शन में, जो तकरीबन 32 ऑनवर्ड्स 30 ऑनवर्ड्स वाली जो ख़वातीन होती हैं, वो प्रिंट्स भी उस तरह के होते थे। उस वक्त हमारे पास सेल्स का कन्वर्जन रेशो इतना नहीं था, तब हमने इनको सजेस्ट किया कि यार आप किड्स की कैटेगरी को एक दफ़ा एक्सप्लोर करके देखें। जब किड्स की कैटेगरी को एक्सप्लोर किया तो किड्स के अंदर आज तकरीबन 90% ये सेल किड्स करते हैं, किड्स की कैटेगरी करते हैं, और इनका रिटर्न जो है वो तकरीबन 8-9x एवरेज होता है। इवन जो सीज़न होता है, सीज़न में हमारी ये मार्केटिंग कॉस्ट अभी जैसे लेट से 10% 11% के ऊपर है ओवरऑल सेल्स से अगर कंपेयर करें तो सीजनल कैंपेन्स में हमारी मार्केटिंग कॉस्ट 3-4% पे आ जाती है, यानी इतनी कम हमें स्पेंड करनी पड़ती है सेल्स लाने के लिए। और ऑब्वियसली जब हम उसी पे इतना बजट स्पेंड कर रहे हैं तो हमारी सेल फिर उस महीने की 1.5-2 करोड़ रुपये अलोन हो जाती है। जैसे अभी आगे ईद का सीज़न आने वाला है तो उसमें तकरीबन 1.5-2 करोड़ के आसपास सेल इसकी एक महीने की टच कर जाती किस है। प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा सेल आ रही है? फेसबुक? हमारी मार्केट के अंदर ई-कॉमर्स में फेसबुक सबसे ज़्यादा सेल लेकर आ रहा होता है। आपकी वेस्टर्न मार्केट्स में सबसे ज़्यादा फिर गूगल परफॉर्म कर रहा होता है, गूगल का सर्च। लेकिन आपको मिक्स एक मेंटेन करना पड़ता है, वहाँ से सेल आ रही है नहीं आ रही, लेकिन आपके पास वहाँ पे वो किसी भी कन्वर्जन के अंदर एट्रीब्यूशन में वो मीडियम हेल्प करके जा रहा होता है। वो हम आगे इसमें पढ़ते हैं, आगे मॉडलिंग पे जब एट्रीब्यूशन मॉडलिंग पे जा रहे होंगे नीचे, तो उसमें करेंगे लाइक लेट से फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास लास्ट क्लिक मॉडल पे, सिंस ये सारे प्लेटफॉर्म्स मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि लास्ट क्लिक मॉडल पे काम कर रहे होते हैं, लाइक आखिरी मरतबा किस प्लेटफॉर्म से यूज़र आया वो उसको क्रेडिट दे देगा। लेकिन ऑब्वियसली हमें मॉडल कंपैरिजन टूल से जाके देखना पड़ता है कि आखिरी दफ़ा तो फेसबुक से आया, लेकिन फेसबुक से पहले किन किन मीडियम से जाके इन्फ्लुएंस हुआ यूज़र, वो देखना पड़ता है हमें फिर मॉडल कंपैरिजन टूल में। और वहाँ पे फिर हम देखते हैं कि यार बेशक मेरे पास गूगल ऐड से या गूगल डिस्प्ले कैंपेन से सेल्स डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं हो रही, लेकिन अगर वो रोल प्ले कर रहा है कन्वर्जन के अंदर, क्योंकि कन्वर्जन कभी भी एक फ़ौरन मैं यूज़र आया मैं फ़ौरन जाके, मोस्ट ऑफ द केसेस मैं फ़ौरन जाके परचेज़ नहीं कर लूँगा, मुझे 2 से 3 सेशंस लेकर आने होते हैं किसी भी यूज़र के। एटलीस्ट किसी भी यूज़र को कन्वर्ट होने में 2 से 3 सेशंस चाहिए होते हैं। 2 से 3 दफ़ा आपकी वेबसाइट पे आएगा तो उसका माइंड मैप होगा और वो फिर आपके पास से परचेज़ करके जाएगा। उसमें डिफरेंट मीडियम्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर पे ये टेक्नोलॉजी का सेक्शन आ जाता है, इसके अंदर बेसिकली आपके पास किस तरह के मोबाइल ब्राउज़र से डेस्कटॉप ब्राउज़र से यूज़र आया, लाइक फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हमारे पास एंड्रॉयड वेब व्यू से आया, यूज़र ज़्यादा हैं और ज़्यादा परचेज़ करके गए और इनका कन्वर्जन रेट भी आ रहा है हमारे पास तकरीबन 2.26। फिर हमारे पास सफारी इन ऐप से आए, उसका तकरीबन सेम है यूज़र, लेकिन सिंस ओवरऑल एप्पल डिवाइसेस का यूज़र ही कम है तो इसलिए हमारे पास यूज़र्स का नंबर भी कम आ रहा है। अराउंड कोई 16% ऑफ टोटल यूज़र्स हमारे पास इससे आए हुए हैं सफारी से। फिर आपके पास क्रोम का यूज़र है, सैमसंग इंटरनेट का यूज़र है, एज है, ओपरा है, और भी बहुत सारे, तकरीबन ये लिस्ट बता रहा है मुझे 14 ब्राउज़र्स की, तो उन सब ब्राउज़र से डाटा है। फिर आपके पास नेटवर्क आ जाता है, नेटवर्क किसी कंट्री में बता रहा होता है डिटेल्स किस नेटवर्क से आया, किसी कंट्री में नहीं बताता। अब जैसे हमारे यहाँ नेटवर्क की डिटेल्स नहीं आ रही होती, लेकिन अगर यही कैंपेन मेरी यूएस में चल रही होती तो यूएस में मुझे बता रहा होता कि किस मोबाइल नेटवर्क पे या किस ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर का इंटरनेट यूज़ कर रहा था यूज़र, वो इस हद तक डिटेल दे रहा होता। नॉट सेट इसलिए कि हमारे यहाँ इन्फॉर्मेशन पिक नहीं करता हमारे यहाँ पाकिस्तान में। ये नंबर ओवरऑल आ रहा है, ये ओवरऑल नंबर आ रहा है। अब तक का जितना इस हिस्ट्री में काम हुआ है नहीं, नंबर के ये हिसाब से। इस फरवरी के मंथ का है। फिर आपका मोबाइल डिवाइसेस में आ गया कि किस तरह का डिवाइस मॉडल था, या सॉरी किस तरह का डिवाइस था, टोटल ओवरव्यू, डेस्कटॉप से कितना है, मोबाइल से कितना, टैबलेट से कितना, वो उसकी सेल्स और कन्वर्जन रेट बता रहा। अब मोबाइल पे तकरीबन सबसे ज़्यादा मेरे पास सबसे ज़्यादा सेल्स आई है, अराउंड 94% सेल्स मेरी जनरेट ही मोबाइल से हुई है। ऑब्वियसली मेरा फोकस एडवर्टाइजिंग करते हुए ज़्यादा होगा कि मैं मोबाइल पे चलाऊँ और मेरे एड्स हों मोबाइल स्क्रीन के फ्रेंडली हों। लाइक मोबाइल पे आपको 1 by 1 की बहुत छोटी सी स्क्रीन मिल रही होती है, तो आपने उसी में मैसेज कराना है। अब आपने अपने डिज़ाइनर के साथ बैठना होगा कि यार मुझे
मोबाइल फर्स्ट इन्वायरमेंट के अंदर या मोबाइल रिस्पॉन्सिव या मोबाइल फ्रेंडली ऐड बना के डिज़ाइन करके दो। तो उसके लिए हम फिर वो कैजुअल कार्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं कि एक कार्ड में एक प्रोडक्ट हो। और मैंने लेट से उसमें 4 प्रोडक्ट भर दिए एक ही बैनर के अंदर, और मोबाइल में इतना चुना चुना सा नज़र आएगा, और जब नज़र ही नहीं आएगा तो फिर यूज़र का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा उस पर। वो क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे नहीं आएगा, तो फिर वेबसाइट पे जब नहीं आएगा, प्रोडक्ट्स ही नहीं देखेगा, तो ऑब्वियसली मेरे पास सेल्स या परचेजेस भी डाउन होंगे। फिर इसमें आ गया हमारा डिवाइसेस बेसिकली एप्पल आईफोन से कितने यूज़र्स आए और कितने कन्वर्ट हुए। सैमसंग का गैलेक्सी A32 आ गया, आईफोन 11 आ गया, 7 प्लस आ गया, इस तरह बहुत सारे, तकरीबन ये 1394 मॉडल्स से, डिफरेंट मॉडल से मेरे पास ट्रैफिक आ रहा है और मॉडल्स उठा रहा है मोबाइल्स के। किस प्लेटफॉर्म से आपको बताया? किस प्लेटफॉर्म से आए वो हमें बता सकता है ये। अब जैसे एप्पल आईफोन का कुछ लोग मेरे पर डायरेक्ट आए, डायरेक्ट vania.p के एड्रेस बार में लिख के आए, कुछ लोग मुझे ऑर्गेनिकली सर्च करके आए। सैमसंग पे जो A32 है, कुछ लोग इंस्टाग्राम के रेफरल से आए मुझे ऑर्गेनिकली, और कुछ मुझे आए फेसबुक के पेड ऐड से। 4th नंबर पे देखो, इस तरह से रेफरल भी बता सकता है। फिर ये क्रॉस डिवाइस हो गया। क्रॉस डिवाइस रिपोर्ट में सिंस ये अभी हमें बता रहा नहीं है, तो फिर आ गई हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट, एक्विजिशन रिपोर्ट। एक्विजिशन में भी चैनल रिपोर्टिंग। चैनल्स बेसिकली गूगल कहता है, चैनल क्लासिफाई करता है एज अ मीडियम को, हर मीडियम को या हर सोर्स को। अब जैसे इसमें डायरेक्ट आपका एक चैनल है, डायरेक्ट सर्चेस, ऑर्गेनिक आपका एक चैनल है, सोशल पेड आपका एक चैनल है, ईमेल मार्केटिंग आपका एक अलग चैनल है, सर्च एड्स जो कि CPC एड्स हैं, CPC कहता है उसको, CPC आपका जो है वो अलग चैनल है। तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन के मेरे पास इन सब मीडियम से कितना ट्रैफिक आया और कितनी सेल्स जनरेट हुई है। अब इसमें ऑब्वियसली सिंस हमारा ज़्यादा जो है वो फोकस फेसबुक की मार्केटिंग पे होता है, ई-कॉमर्स में, तो ज़्यादातर हमारे पास जो सेल्स है वो मेजर सेल्स हमारी सोशल से है, फिर डायरेक्ट होती है, ऑर्गेनिक सेल्स है, उसकी सबकी इंडिविजुअल हर सोर्स से, हर चैनल से कितनी ट्रांजेक्शन आई हैं हमें, क्या कन्वर्जन रेशो था, कितना ट्रैफिक आया, बाउंस रेट क्या था हर मीडियम पे, वो सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। सर जब वो ऐड चला रहे हैं तो उसमें हम टारगेट कर रहे हैं फेसबुक, हम फेसबुक पे टारगेटिंग कर रहे हैं, ठीक है, और हम डिवाइसेस पे भी टारगेटिंग कर रहे हैं। हम डिवाइस लेवल पे भी टारगेट कर सकते हैं। लाइक आप उसमें सैमसंग के मुख्तलिफ मॉडल्स डालोगे, वो उसमें S9 S सीरीज़ प्लस सारी सीरीज़ पिक कर रहा होता है। यार देखो, अगर लेट से मेरा एक प्रोडक्ट ऐसा है जो कि महंगा प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियसली मैं जब उसको टारगेट करूँगा तो मैं शायद सैमसंग की हाई एंड डिवाइसेस S20 प्लस या S21 S22 इस तरह की डिवाइसेस को टारगेट करूँगा। कवर टारगेट करते हैं पर्टिकुलर मोबाइल के ऊपर हेल्पफुल होगा। क्या चीज़? कवर्स टारगेट करने हैं पर्टिकुलर डिवाइस के। हाँ, जैसे इसने मुझे एग्जाम्पल बड़ी अच्छी आइडियल सिनेरियो में दी कि लेट से मैं मोबाइल कवर्स बेच रहा हूँ, मैं एप्पल आईफोन 14 प्लस के या 14 सीरीज़ के मेरे पास कवर्स हैं, तो मैं उसमें सेलेक्ट करूँगा कि ऑडियंस के अंदर टारगेटिंग करते हुए कि आईफोन 14 के यूज़र्स को दिखे हुए मेरा ऐड सिर्फ, या मैं टारगेट हम कर रहे हैं तो उससे बजट सेविंग भी होती है। बजट सेविंग हो रही होती है, थोड़ी सी वेस्टेज सेविंग होती है, लेकिन आपकी ऑडियंस थोड़ी सी नैरो हो जाती है। अच्छा, फिर इसी का सोर्स मीडियम बता रहा है कि हर चैनल में सोर्स मीडियम क्या था, कि फेसबुक पेज से कितना आया, इंस्टाग्राम रेफरल से कितना आया, गूगल का ऑर्गेनिक कितना आया, वो सारी चीज़ें बता रहा होता है। फिर गूगल एड्स की कैंपेन्स आ गई जो हमें इनिशियली होम स्क्रीन पे छोटा सा वो चार्ट दिखा रहा था, उसकी डिटेल्स आ गई हैं। इसमें पे साइट लिंक्स आ गए, डिस्प्ले टारगेटिंग आ गई, उसकी पूरी आपकी गूगल की अगर कैंपेन्स चल रही हैं तो सारी डिटेल्स आपको दिखाएगा। दैन फिर ये सर्च कंसोल की रिपोर्ट आ गई। सर्च कंसोल का इस गूगल एनालिटिक्स के साथ एक्सेस कनेक्ट नहीं होगा, इसलिए नहीं आ रही है। तो सोशल प्लेटफॉर्म्स की रिपोर्ट आ गई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब
और इंस्टाग्राम स्टोरीज़, यहाँ से कितना ट्रैफिक आ रहा है और ओवरलैपिंग कितनी है वो सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ से कितनी कन्वर्जन्स आई वो सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये। फिर आपके पास यहाँ आ गया बिहेवियर। बिहेवियर बेसिकली यूज़र्स का बिहेवियर है कि आपकी वेबसाइट पे किस तरह से परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये स्क्रीन मेरे ख्याल में हम पहले देख चुके हैं। ये आ गया मेरे पास बिहेवियर फ्लो। इस लैंडिंग पेज पे यूज़र आया, अब ये प्लेटफॉर्म से क्लिक करने के बाद की स्टोरी है। जब आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, ये सारा सेक्शन आपकी वेबसाइट पे आने वाला यूज़र है, किस पर्टिकुलर पेज पे यूज़र आ रहा है, उसके बाद उसका स्टार्टिंग पेज क्या था, उसका फर्स्ट इंटरेक्शन किस पेज से हुआ, यहाँ से कितने यूज़र्स एग्ज़िट हुए। यानी ये यूज़र्स आए फर्स्ट केस में, सेकंड पेज तक गए, वहाँ से हर पेज से कितनी ड्रॉपेज आ रही है आपको रेड वाला हाईलाइट जो ये बता रहा है। फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन देके एंड तक यूज़र्स कितने के, उनका थर्ड इंटरेक्शन कहाँ रहा, और मैं फोर्थ और फिफ्थ सिक्स इंटरेक्शन भी इस पर बना सकता हूँ। लेकिन हमें इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए नहीं होती। अगर बहुत ज़्यादा डिटेल चाहिए आपको, या आपकी ऐप है कोई, तो आपको ऐप के केस में एंगेजमेंट के लिए चाहिए होती है। हमारे लिए ई कॉमर्स में सेकंड थर्ड इंटरेक्शन तक बहुत होता है। सर पेजेस ज़्यादा हो तो बेस्ट होता है, एक पेज पे ज़्यादा चीज़ें दिखाना चाहिए? यह डिपेंड्स कि आपका प्रोडक्ट किस तरह का है। वेबसाइट जो होती है, मैंने अमूमन ये देखा है कि एक पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वो शो कर रही है। अच्छा, ये पहले होता था। अब क्योंकि आपके पास इंटरनेट के इश्यूज़ भी बहुत हैं ना, आपके ज़्यादातर मोबाइल से सर्फिंग है, और मोबाइल में हर वक्त कोई वाईफाई से कनेक्ट नहीं होता, या तो 3G या 4G से कनेक्टिविटी होता है। अब हमारे यहाँ 4G कनेक्टिविटी बहुत जो है वो बहुत ही स्लो है। तो उसके अंदर अगर मैं वेबसाइट पे अपने एक साथ 30 प्रोडक्ट्स लोड करा दूँगा तो मेरी वेबसाइट ही पूरी लोड नहीं होगी। इनिशियल ही स्क्रीन मेरी लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, बाय डिफ़ॉल्ट 8 से 10 प्रोडक्ट या मैक्सिमम 12 प्रोडक्ट लोड करा रहे होते हैं। वो लोड हो गए, उसकी वजह से क्या होता है, कम प्रोडक्ट्स हैं तो आपका लोड टाइम इंक्रीज़ हो जाता है, यानी एफिशिएंट हो जाता है। आपकी वेबसाइट जल्दी लोड हो जाती है। अब यूज़र लोड हो गई तो उसके पास उसके साथ वेबसाइट के साथ कनेक्टेड रहता है। और उसके बाद ऑप्शन होता है स्क्रॉल डाउन करने के बाद कि अगर उसको 12 नहीं मज़ीद सेकंड पेज पे जाना है, उसको मज़ीद प्रोडक्ट्स करने, तो वहाँ से वो एडजस्ट कर सकता है। वो खुद एडजस्ट करेगा तो वो वेट कर लेगा। लेकिन वो अगर आपके पेड ऐड से जा रहा है और आपको उसकी वेबसाइट आपके पास नहीं खुल रही तो वो इरिटेट होगा और वो बंद चला जाएगा, रिटर्न है वो बैक हो जाएगा और अल्टीमेटली आपका बाउंस रेट इंक्रीज़ होगा। अच्छा, फिर ये साइट कंटेंट आ गया कि तकरीबन जो है आपकी साइट की सारे पेजेस की रिपोर्टिंग है। हर पेज पे, इंडिविजुअल पेज पे कितना यूज़र गया, किस पेज की क्या वैल्यू जनरेट हुई सारी, किस पेज पे क्या पर्टिकुलर बाउंस रेट था। अब जैसा इसमें देखो आप, कुछ पेजेस पे बहुत अच्छा बाउंस रेट है, कुछ पे आपका बढ़ रहा है बाउंस रेट। लाइक जैसे कलेक्शन जो है किड्स का, इसके पेज के ऊपर आपका बाउंस रेट है ज़्यादा 5.11। क्यों? क्योंकि कलेक्शन पेज है, यहाँ पे ओवरऑल प्रोडक्ट्स हैं। इससे बेहतर अप्रोच ये होती है कि आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट का जिसका क्रिएटिव दे रहे हो उसी प्रोडक्ट के लैंडिंग पेज पे लेके जाओ। अब जैसे ये इस पे बाउंस रेट, जैसे कलेक्शन का ही ऐड है हमारा, उसमें 5-6 प्रोडक्ट्स डिफरेंट लगे हुए हैं उसमें कैंपेन में। अगर वो यूज़र आ रहा है तो ऑब्वियसली यूज़र को फिर आके डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैं क्या चीज़ लूँ। अगर वो ऐड देखते ही, लेट्स से अगर मेरे पास कोई ग्रीन कलर का ड्रेस है, वो ग्रीन कलर के ड्रेस के ऊपर क्लिक करके उसी लैंडिंग पेज पे, प्रोडक्ट के लैंडिंग पेज पे जाता है, तो उसकी इंटेंट ज़्यादा क्लियर होगी कि मैं यही लेने आया था और मेरे सामने यही स्क्रीन खुली है। कलेक्शन में उसके बाद 8 या 12 प्रोडक्ट खुल जाएंगे तो वो फिर वहाँ से कंफ्यूज होगा कि अब मैं क्या लूँ। मे भी शायद स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करे और वो चला जाए। इस वजह से यहाँ पे बाउंस रेट थोड़ा सा इंक्रीज आ रहा है। इसमें जो पीकेआर हमारे पास आ रहा है, ये रिसीव होने के बाद आ रहा है या पंच करने के बाद? कौन सा पीकेआर? ये पेज वैल्यू। ये पेज वैल्यू पे ना जाएँ, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ उठा रहा होता है उस पेज की वैल्यू। हम जाते हैं कन्वर्जन की ट्रांजैक्शनल वैल्यू पे। हमारे लिए ट्रांजैक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो हम ट्रांजैक्शनल वैल्यू देख रहे होते हैं। हाँ, जो ट्रांजैक्शन हो गई है वो बताएगा। कैश ऑन डिलीवरी भी काउंट कर रहा है ये। आपकी ऑनलाइन जो परचेजिंग हो रही है, जो क्रेडिट कार्ड के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू हो रही है, वो भी रिकॉर्ड कर रहा है ये। यहाँ पे क्या शो कर रहा है? ये पेज वैल्यू शो कर रहा है। ये पेज की जो सेटअप हुई होगी ना वैल्यू, गोल के अंदर गोल सेटअप करते हुए, वो है। इसमें ना जाओ, ये कभी भी एक्यूरेट नहीं होती। हम हमेशा ई कॉमर्स में जाके चले। जो रिटर्न हो रहा होता है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट पे प्रोडक्ट रिटर्न हो गया, मैंने रिटर्न मार्क कर दिया उसको। अब मैं जैसे ही रिटर्न मार्क करूँगा विदिन 24 एनालिटिक्स पे भी रिवर्स हो जाएगी वो वैल्यू। लाइक मेरे पास अगर नहीं, बस हमने वेबसाइट पे अपना रिटर्न मार्क करना है उसको, रिटर्न मेंशन कर दिया हमने, विदिन 24 आवर्स वो ऑटो जो है एनालिटिक्स में भी एडजस्ट कर देगा। लाइक अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 लाख की सेल थी रिटर्न से पहले और 10,000 का रिटर्न आया, तो आज मैंने वेबसाइट पे चेंज कर दी, वेबसाइट पे हो गई 90,000 और सेम डे मेरे पास एनालिटिक्स 1 लाख दिखा रहा है।
लेकिन विद इन 24 आवर्स नेक्स्ट डे जब मैं एनालिटिक्स चेक करूँगा तो वो 90,000 हो चुका होगा, वो रिटर्न मार्क कर देगा। और अगर नहीं भी करता किसी केस के अंदर तो आपका मैनुअली ऑप्शन होता है एनालिटिक्स में जाकर रिटर्न मार्क करने का। आप अपलोड कर देते हो कि मुझे इस वैल्यू को या इस ट्रांजैक्शन नंबर को रिफंड करना है या रिटर्न करना है, वो रिटर्न कर देता है। ये मार्केटिंग टीम करती है, ये मार्केटिंग टीम कर रही होती है। देख के रिटर्न्स ऑब्वियसली आपकी जो फुलफिलमेंट टीम होती है क्लाइंट की, वो कर रही होती है, तो आपके पास नंबर्स आ जाते हैं रिटर्न्स के, क्योंकि मार्केटिंग टीम के पास भी वेबसाइट का एक्सेस होता है। तो फिर यहाँ से साइट की ओवरऑल स्पीड स्कोरिंग वगैरह बता रहा होता है कि आपकी वेबसाइट का एवरेज लोड टाइम क्या चल रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन, मुख्तलिफ ब्राउज़र्स पे क्या चल रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। यहाँ से हम देख के जो है फिर इसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। कंट्री टू कंट्री आपका लोड टाइम किस तरह से वेरी कर रहा है। अब जैसे स्पेन में, जहाँ जिन कंट्रीज़ के अंदर अच्छा इंटरनेट है, वहाँ पे देखो 2 सेकंड्स के नीचे या 3 सेकंड्स के नीचे लोड हो रहा है मेरी वेबसाइट। बट पाकिस्तान के अंदर चूँकि वहाँ पर इंटरनेट का इशू है तो तकरीबन 6.44 सेकंड्स ऑन एन एवरेज लग रहे हैं। अब कुछ पेजेस मेरे इसमें से 8 सेकंड भी ले रहे होंगे, कुछ मेरे 2 सेकंड में भी लोड हो रहे होंगे। पेज टू पेज होता है, उस पर वेरिफिकेशन डिपेंडेंसी होती है। पाकिस्तान में फुल रिपोर्ट में जाऊँगा तो आएगा। ये लो आ गया पाकिस्तान। नहीं, पाकिस्तान पे मेरे पास जो लोड टाइम है वो अराउंड कोई 4.25 है। 4.25 सेकंड। माइनस में क्यों वैल्यू शो नीचे? एक सेकंड रुको। 12.75 सेकंड पाकिस्तान सर्च कर लेते हैं। हाँ, पाकिस्तान ये आ गया 7 पे। पाकिस्तान पे है 6.72 और ये लास्ट मंथ के कंपैरिजन में 4.25% बढ़ा है, यानी ख़राब हुआ है। ख़राब हुआ जो माइनस में आ रही है ना वैल्यू इधर लेफ़्ट साइड पे ग्रीन में, इट मीन्स कि ये अच्छा हुआ है, बेहतर हुआ है। अगर सऊदी अरब के अंदर मेरे पास 12.75 सेकंड आ रहा है लोड टाइम, बट सिंस वो मेरी मार्केट ही नहीं है प्राइमरी, तो मेरे लिए मैटर नहीं करती। मेरे लिए मैटर करता है यूएई, पाकिस्तान और यूके, जहाँ मैं डिलीवरी करता हूँ या जहाँ से मैं ऑर्डर्स लेता हूँ। ऑब्वियसली अगर सऊदी अरब से कोई आ भी जाता है ऑर्गेनिकली ऑर्डर, तो वो कैंसिल हो जाता है क्योंकि वहाँ डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। पता फिर ये हमें स्पीड सजेशंस भी दे रहा होता है कि लाइक कौन कौन से पेजेस हैं जहाँ पे मुझे स्पीड का ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है। उसने मुझे पेजेस की लिस्ट निकाल के दे दी कि यार ये पेजेस हैं। अब मैं डेवलपर को लिस्ट भेज दूँगा एक्सपोर्ट करके, यहाँ से रिपोर्ट जो है इसकी सेव हो जाती है, या मैं इसका स्क्रीनशॉट इन पेजेस का या URL भेज दूँगा डेवलपर को कि यार इस पे अगर कोई इमेजेस लगी हुई हैवी तो उसको प्लीज़ ऑप्टिमाइज़ करो, या कोई थीम की एक्स्ट्रा फाइल्स पड़ी हुई हैं तो उनको डिलीट करो। वो डेवलपर जो है वो मुझे ऑप्टिमाइज़ करके दे देगा और विद इन 7 डेज़ ये दोबारा अपडेट हो जाएगा कि नया स्पीड टाइम क्या आ रहा है आपके पास। ये साइट सर्च रिपोर्ट हो गई, क्योंकि कंसोल नहीं है तो मेरे ख्याल में ये रिपोर्ट देगा नहीं। सर्च कंसोल हमारा कनेक्टेड नहीं है इसलिए रिपोर्ट नहीं देगा। फिर आ गया मेन आपका कन्वर्जन का, ई-कॉमर्स की रिपोर्टिंग। अच्छा, हमारे लिए एज मार्केटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होती है, ये वाली रिपोर्ट, यूज़र्स और लोड टाइम वगैरह देखने के बाद, क्योंकि उसमें तो आपके फुल कंट्रोल आपके पास नहीं है ना। आपने एक हद तक इन्फॉर्मेशन निकाल के डेवलपर को पास कर दी, अब डेवलपर कर देगा तो वो चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी, नहीं होंगी तो आपने फॉलोअप ही करना। लेकिन यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ये बेसिकली हमारे हाथ में होती है कि कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है सबसे ज़्यादा। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो टॉप पे है, लेट से A20-79, मुझे इसकी क्वांटिटीज़ भी देखनी है। जब क्वांटिटी अपलोड हो रही होगी तो मेरे पास रिपोर्ट आ जाती है कि यार हमने ये स्टॉक अपलोड किया है, ये इतनी इन कैटेगरीज़ में इन प्रोडक्ट्स का इतनी क्वांटिटीज़ अपलोड की हैं वेबसाइट पे कैंपेन स्टार्ट होने से पहले। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 प्रोडक्ट हैं और हर प्रोडक्ट की 1000 इन्वेंट्री पड़ी हुई है, अपलोड हुई है फॉर सेलिंग। तो इट मीन्स मेरे पास 10,000 प्रोडक्ट हैं और मुझे एटलीस्ट 8,500 से 9,000 बेचने हैं और 1000 का बफर में रखनी है इन्वेंट्री, जस्ट इन केस कोई किसी का कोई चेंजेस आते हैं या कोई किसी के पास कोई डैमेज इन्वेंट्री जाती है या कोई रिटर्न्स आ रहे होते हैं तो उसको मैनेज करने के लिए। तो इसमें से टारगेट होता है तकरीबन 80-90% जो भी इन्वेंट्री अपलोड हुई है उसको नेक्स्ट कैंपेन स्टार्ट होने तक या ये कैंपेन ख़त्म होने तक हम 80-90% इन्वेंट्री सेल करते हैं। तो उसके लिए कितना कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है वो सारी रिपोर्टिंग यहाँ से निकलती है। ये रिपोर्टिंग जब यहाँ पे आ रही होती है हमारे फिर जो डैशबोर्ड्स होते हैं डेटा स्टूडियो के, जो कि अब लिंकर स्टूडियो के नाम से हो गया है,
वहाँ पे अपलोड हो जाती है और वो हमें रिपोर्टिंग के स्टैट्स बता देते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास पिछले 20 दिन के अंदर इतनी इन्वेंट्री बिक गई है। और फॉर एग्जांपल ये वाला आर्टिकल था आर्टिकल सी स्टॉक आउट हो गया है कम्प्लीटली। तो ऑब्वियसली अब मेरा काम है कि मैं कैंपेन से जाके आर्टिकल सी को रिमूव करूँ ताकि उस पर ट्रैफिक आ रहा हो और वो वेस्ट ना हो। तो ऐसी बात है, जब अब मेरे पास एक यूज़र आ रहा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से और वेबसाइट पे देखता है आउट ऑफ स्टॉक, तो वो फ़ौरन जाएगा। वो जब जाएगा और वेबसाइट मेरी मज़ीद सर्फ नहीं करेगा, बाउंस हो जाएगा, तो बाउंस रेट मेरा बढ़ेगा। जब बाउंस रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली मेरी कैंपेन्स भी स्लो डाउन हो जाएंगी, उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा क्योंकि मेरा ऐड का रेलेवेंस स्कोर कम हो जाएगा। फिर यहाँ पे शॉपिंग बिहेवियर आ गया यूज़र्स का कि लाइक फॉर एग्जांपल कि टोटल यूज़र्स आए जिनमें से तकरीबन समझो 65,000 सेशंस ऐसे थे जिसमें से 22,874 यूज़र्स या सेशंस में कोई शॉपिंग एक्टिविटी हुई नहीं है, वो ड्रॉप डाउन हो गए। फिर जो बचे उसमें से 42,000 में से अराउंड 38,000 ने कोई कार्ट में या ऐड टू कार्ट नहीं किया। जो बाकी बचे सेशंस जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया 3,963, उनमें से तकरीबन 2,335 ने कार्ट अबेंडन करके चले गए, अबेंडन कार्ट यूज़र्स हो गए, जो कि मेरे रीमार्केटिंग कैंपेन में अब टारगेट होना शुरू हुआ होंगे। जैसे आप किसी कार्ट को छोड़ोगे तो उसके बाद जो है वो आपने कार्ट से अगर परचेज़ तक नहीं गया आप और वो कार्ट में प्रोडक्ट छोड़ के चले गए, अब ब्रांड आपको चेस करता रहेगा कंटिन्यूसली। जैसे हमने उस दिन आयरन गेयर खोला था, मुझे कल तक एड्स दिखा रहा था यूट्यूब पर और हर जगह। अब फॉर एग्जांपल जिन सेशन से मेरा चेकआउट हुआ मज़ीद यहाँ से माइनस करके, मेरे पास तकरीबन 2058 ऐसे सेशन से जिनका चेकआउट हो गया, चेकआउट तक गए यूज़र और चेकआउट अबेंडन कर दिया 767 यूज़र ने, यानी उन्होंने चेकआउट कंप्लीट नहीं किया। उसके बाद जो नेट मेरे पास बचते हैं जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया वो तकरीबन 1442 सेशंस थे। 1442 सेशंस के अंदर मेरे पास परचेज़ कंप्लीट हुई। ये मेरे परचेज़र्स आ गए। अब हम याद होगा आपको उस दिन रेशियो कैसा है वैसे? सही है, अच्छा है रेशो, ये अच्छा रेशो है। 65,000 से हमारे पास तकरीबन 4% की ऑन एन एवरेज कन्वर्जन रेशो है, जो बहुत अच्छा है। सर ये समझ में बात ये नहीं आ रही, नो कार्ड रेशियो क्या मतलब है? क्या चीज़? मतलब कहाँ रुकावट आ रही है? मतलब कार्ड इन्होंने क्या अप्लाई किया नहीं हुआ, क्या इशू? नहीं, अब यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे इस केस के अंदर जो है ना, इसके अंदर हो सकता है यहाँ पे मेरे डिलीवरी चार्जेस कस्टमर को समझ ना आ रहा हो, डिलीवरी चार्जेस समझ ना आ रहा हूँ, या मेरा डिस्काउंट समझ ना आ रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एडवर्टाइज़ कर रहा हूँ वेबसाइट पे अप टू 30% डिस्काउंट, वो यूज़र आया, उसने 3 प्रोडक्ट सेलेक्ट किए, एक में 30% था, 2 में भाई 5% डिस्काउंट था, वो बोला यार पागल बना रहे हैं, छोड़ दो, नहीं लेना मुझे। वो वाला सिनेरियो हो सकता है। या ये हो सकता है कि भाई मैंने करा, वो ऑर्डर प्लेस किया, मेरा ऑर्डर 2,000 का था, उस पर डिलीवरी जो COD चार्जेस थे वो 400 थे, दूसरा ब्रांड तो मुझे फ्री डिलीवरी दे रहा है, वो केस हो सकता है। या उसका प्रोडक्ट समझ नहीं आया, या ऐसा भी हो सकता है कि वो जिस सिटी के लिए ऑर्डर कर रहा है वो मेरी डिलीवरी डेस्टिनेशन के अंदर ही नहीं आती, मैं वहाँ डिलीवरी नहीं कर सकता, ये भी हो सकता है। तो इसकी वजह से हो सकता है, या यूज़र ने एंड में माइंड चेंज कर लिया, आप उसका कुछ कर नहीं सकते। तो ये है, लेकिन सिंस वो जैसे ही यहाँ से गया है ना, यहाँ से जैसे ही कार्ट अबंडन करके इन 2 स्टेजेस पे गया, अब मेरी जो रीटारगेटिंग वाली फनल जो सेगमेंट की हम बात कर रहे थे, उस सेगमेंट में वो यूज़र ऐड हो गया। अब उसको मेरा ऐड दोबारा दिखता रहेगा। हो सकता है मैं सेकंड इंस्टेंस पे जब उसको दोबारा ऐड दिखा रहा हूँ उसको एडिशनल डिस्काउंट दिखा रहा हूँ। पहले मैंने शायद डिस्काउंट ना दिखाया, अब मैं उसको दिखा रहा हूँ कि भाई ये वाला कोड डाल देना ऐड में, वाउचर अप्लाई कर देना बैनर के अंदर, ये क्रिएटिव में कि ये वाउचर अप्लाई कर देना और 10% डिस्काउंट। या मैंने अपने पास सेटअप ही ऐसा किया हो कि जो अबैंडन कार्ट यूज़र्स दोबारा अगर लेट से मेरी वेबसाइट पे आते हैं तो उनको ऑटोमेटिकली 10% का ऑफ अप्लाई हो जाए ऑर्डर्स के अंदर, ये भी कर सकता हूँ। वो फिर आके दोबारा कन्वर्ट होना शुरू होते हैं रीमार्केटिंग कैंपेन से आपकी। इनिशियली ये वाला जो सीन है ना, ये बहुत कम होता है। ये बहुत आपकी कोई बहुत अच्छी कैंपेन चल रही है तो इस तरह से इतना नंबर आ रहा है, आपको ज़्यादातर कन्वर्जन जो आ रही है क्योंकि उनको दोबारा रीटारगेट करके आ रही है यूज़र्स को। जैसे मैंने आपको कहा था फर्स्ट सेशन के अंदर कभी भी यूज़र कन्वर्ट नहीं होता, बहुत कम केसेस के अंदर हो रहा होता है या बहुत कम यूज़र्स होते हैं। एटलीस्ट आपको 2 से 3 दफ़ा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे आपको उनको इंगेज करना पड़ता है अपनी वेबसाइट के साथ, फिर जाके वो कन्वर्ट होता है। सेशन यानी एक पेज, सेशन यानी वो आपकी वेबसाइट पे कितनी दफ़ा आया, यानी एक दफ़ा आया, वो फ्रीक्वेंसी है ना। वो हम एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे थे। अब जैसे फ्रीक्वेंसी है ना तुम्हारी, जैसे इंप्रेशंस तुम काउंट कर रहे हो एड्स के अंदर पेज में, वैसे जितनी दफ़ा यूज़र को उसमें कितनी दफ़ा यूज़र्स को दिख रहा था उसको हम इंप्रेशंस कह रहे थे। इसमें जितनी दफ़ा यूज़र आ रहा है वो हर दफ़ा एक एडिशनल सेशन काउंट होगा। यूज़र एक ही होगा लेकिन सेशन काउंट हो रहा होगा, और उस सेशन में वो जितने पेजेस विजिट कर रहा होगा वो पेज व्यूज़ काउंट हो रहा होगा।
यानी दो मैं session में तुम मेरी वेबसाइट पे आज दोपहर में 1 बजे आए, एक सेशन काउंट हो गया, एक यूज़र काउंट हो गया। तुम दोपहर को 4 बजे फिर आए मेरे पास शाम में, सेम यूज़र यूनिक हो तुम, अब तुम यहाँ रिटर्निंग यूज़र काउंट हुए, रिटर्निंग यूज़र आए, तुम्हारा दूसरा सेशन काउंट हो गया। पहले सेशन में तुम पहले पेज से ही चले गए थे, 1 पेज व्यू, दूसरे सेशन में तुमने 4 पेजेस की विजिट किए, दूसरे सेशन में 4 पेज व्यूज़ होगा, और टोटल मिला के तुम्हारे मुझे उस दिन 5 पेज व्यूज़ दिख रहे होंगे और 2 सेशन दिख रहे होंगे। अच्छा, फिर ये प्रोडक्ट परफॉर्मेंस आ गई हमारी कि लाइक कौन सा प्रोडक्ट कितना परफॉर्म कर रहा है, ये पूरा एनालिसिस हमें निकालना पड़ता है कि भाई आपकी किस कैटेगरी का प्रोडक्ट या कौन सा प्रोडक्ट आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और फॉर एग्जांपल सारे प्रोडक्ट्स आप लेट से अगर 12 डिज़ाइन निकाल रहे हो किसी गलत, चाहे वो मेल ऑडियंस से रिलेटेड हो या फीमेल से, आप 12 निकाल रहे हो तो भाई उसमें 12 के 12 आपके नहीं चलते। आपके कोई 6-7 मैक्सिमम ऐसे डिज़ाइन होते हैं जो कि अच्छे चल रहे होते हैं, अच्छी सेल ला रहे होते हैं, जिनको आपने रीस्टॉक भी करना पड़ता है। बाकी के 5-6 ऐसे हो रहे होते हैं जो कि नॉर्मल सेल्स आ रही होती है, नेगेटिव रिजल्ट्स भी ला रहे होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं, जैसे अभी हमने, मुझे याद है विंटर में किया था, तो विंटर में विंटर कॉटन लेकर आया था एक, खद्दड़ हमारा बहुत अच्छा बिक रहा था, लेकिन विंटर कॉटन हमें नेगेटिव रिजल्ट लेकर आ रहा था। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम विंटर कॉटन की कैंपेन पे दिन के 1 लाख रुपए लगा रहे हैं तो शायद 90 या 95 हज़ार की सेल आ रही थी उससे, लेकिन खद्दड़ उसी टाइम हमें, अगर हम 1 लाख रुपए लगा रहे थे तो 11, 12, 15 लाख रुपए तक की भी सेल लेकर आ रहा था। वो फिर ओवरऑल देख रहे होते हैं हमने किस प्रोडक्ट को ज़्यादा अट्रैक्शन देनी। अब सिंस उसने नेक्स्ट ईयर के लिए भी ये कैटेगरी लानी है और वो फर्स्ट टाइम लेकर आया था, तो उसमें क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव था कि इस पर अगर नेगेटिव रॉस भी आ रहा है तो हमें इस पर कन्वर्जेंस चाहिए कि एटलीस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस करे हमारा प्रोडक्ट मंगा के विंटर कॉटन को। विंटर कॉटन सारे ब्रांड्स नहीं बेचते, अब वो डिफरेंट ब्रांड्स का डिफरेंट होता है या डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। अब चूँकि यहाँ पे हमें थोड़ी सी एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग करनी थी, यहाँ पे लोगों को एक्सपीरियंस कराना था अपने प्रोडक्ट का, तो हम यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स पे भी बेच रहे थे। लेकिन ओवरऑल चूँकि हमारी कैंपेन बाकी प्रोडक्ट्स को भी हम देख रहे थे कि मेरी बाकी कैटेगरीज किस तरह से बिक रही हैं या कैसा रिस्पॉन्ड कर रही हैं, तो उसके लिए फिर हमने पूरी जो हमारी प्रोडक्ट लाइन है उसका हम एनालिसिस कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली हर 7 डेज़ के, यार कौन सी प्रोडक्ट के अंदर या किस तरह की इन्वेंट्री के अंदर हमें अच्छी सेल्स आई है या बुरी सेल्स आई है। उसका कंपैरिजन करके आप फिर एड्स की जो मैनेजमेंट है उसकी बजट मैनेजमेंट कर रहे होते हैं आपके, यार मैंने सही है, अगर इस पर अच्छी सेल्स आ रही है तो मुझे इस पर बजट लगाना है उस कैंपेन से निकाल के जो लो परफॉर्म कर रही है, वो कंटिन्यूस चीज़ देखनी होती है। अच्छा, मैं बात कर रहा था एट्रीब्यूशन मॉडल्स की बीच में अभी इसमें कि यार हमें दिखता तो है कि लाइक लेट से लास्ट क्लिक अगर फेसबुक से आया, उसने फेसबुक को कंट्रीब्यूट कर दिया है, फेसबुक को क्रेडिट दे दिया उसको। लेकिन अगर हम इसको देखें ना, लेट से कि मेरे पास बाकी मीडियम्स ने क्या किरदार अदा किया मेरी कन्वर्जेंस के अंदर, तो इस तरह से आ रहा होता। जैसे मेरी टोटल कन्वर्जेंस के अंदर तकरीबन डायरेक्ट ने जो मुझे असिस्ट किया वो अराउंड कोई 587 थी, सोशल से 420, अदर्स से 294, ऑर्गेनिक से 61, रेफरल से 13 और ईमेल से 1। अदर में क्या आएगा? अदर में आपके डिफरेंट मीडियम आ सकते हैं। मैंने कहीं लेट से कहीं ब्लॉग पे मेरा लिंक पड़ा हुआ है, या कहीं मैंने किसी वेबसाइट के साथ पार्टनर किया है, या रेफरल पे कहीं एफिलिएट पे जा रही है, मेरी एफिलिएट्स नेटवर्क के अंदर है, तो वो अदर्स में काउंट होती है। अच्छा, इसकी बात कर रहा था मैं, इस मॉडल कंपैरिजन की बात कर रहा था। आप जैसे देखें जो मुझे डायरेक्ट का बताया ना उसने कि लेट से 300+ डायरेक्ट थी। अब इसमें देखें फर्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर मेरा यूज़र जो आया है वेबसाइट पे, पहले सोशल नेटवर्क से आया, पहले सोशल नेटवर्क से आया था और फिर वो उस वक्त उसको समझ नहीं आया, लेकिन वापस वो डायरेक्ट सर्च करके आया। अब प्लेटफॉर्म जो एट्रीब्यूट कर रहा है या क्रेडिट दे रहा है वो दे रहा है डायरेक्ट वाले रिजल्ट को, लेकिन सोशल का भी तो इम्पैक्ट था इसमें। सिमिलरली यहाँ पे नंबर 6 पे देखें आप, ये मेरी ट्रांजैक्शन को जो क्रेडिट गया है वो सोशल नेटवर्क के एड्स को गया है, लेकिन पहले चूँकि यूज़र मेरे पास डायरेक्ट आ चुका था तो मैं डायरेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकता अपनी इस जर्नी के अंदर। डायरेक्ट ने भी एक मॉडल एक रोल प्ले किया है डायरेक्ट के मीडियम में, तो हमें फिर यहाँ पे ना देखना पड़ता है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल अक्सर क्लाइंट बोलते हैं यार हमें तो सेल्स सिर्फ फेसबुक से आ रही है, आप बाकी मीडियम से क्यों करें, आप बंद कर दें। उनको फिर यहाँ से दिखा के जस्टिफाई करना पड़ता है कि भाई फेसबुक ने लेट से फॉर एग्जाम्पल लेट से लास्ट एज अ लास्ट मीडियम, ये लास्ट पाथ फेसबुक यूज़ हुआ था आपका, उससे लाके आके यूज़र कन्वर्ट हुआ, लेकिन आप उससे पहले जो बाकी मीडियम्स ने उस यूज़र की एक परचेज इंटेंट बिल्ड की है,
या यूज़र जो बाकी मीडियम्स ने जो रोल प्ले किया है आपकी परचेज कन्वर्जन क्रिएट करने में या कन्वर्जन लाने में, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए हमें एटलीस्ट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हमें एडवर्टाइज़ करना पड़ता है, और इसीलिए हम इंटीग्रेटेड कैंपेन्स चला रहे होते हैं। हमारी यूट्यूब पे भी चल रही होती हैं कैंपेन्स, हमें अगर किसी बड़े ब्रांड के लिए चला रहे हैं तो फेसबुक पे भी चल रही होती है, आपकी इवन सर्च भी चल रही होती है, क्योंकि हर रोल कहीं ना कहीं, हर प्लेटफॉर्म या हर मीडियम कहीं ना कहीं जो है ना आपका कोई ना कोई रोल कन्वर्जन के अंदर प्ले कर रहा होता है। ये कन्वर्जन वैल्यू क्या है? कन्वर्जन वैल्यू क्या, कितनी एट्रीब्यूट हुई है इसको डायरेक्ट को, वो है 63 कन्वर्जन्स की वैल्यू है, इन पर्टिकुलर 63 कन्वर्जन्स की जो ये बता रहा है ना पहले 1 पे, ये इनकी बता रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे ऐसी भी कन्वर्जन्स हैं जो उनको तकरीबन 10+ मीडियम्स लगे हैं, या 10+ टच पॉइंट्स लगे हैं, या 10+ सेशंस लगे हैं कन्वर्ट होने में। जैसे हम इसको फ़िल्टर आउट कर लें, अब देखें ये जैसे ये नंबर 6 पे है। अब ये 3 लोग ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट के थ्रू आए हमेशा डायरेक्ट के थ्रू आए, लेकिन तकरीबन कोई 33 टाइम्स आए, उसके बाद आगे कन्वर्ट हुए हैं 3 यूज़र्स। इसको मैं थोड़ा सा कम कर लूँ, सेट से 5 टच पॉइंट्स कर लेते हैं। अब फर्स्ट पे देखें आप, जैसे पहली दफ़ा यूज़र एक दफ़ा आया है सोशल नेटवर्क से ऐड पे, उसके बाद 4 दफ़ा डायरेक्ट आया, उसके बाद ये कन्वर्ट हुए हैं ये 7 यूज़र्स। फिर यूज़र ऑर्गेनिक सर्च से नंबर 4 पे देखेंगे तो यूज़र ऑर्गेनिक सर्च से एक दफ़ा आया और 4 दफ़ा डायरेक्ट यूज़र से डायरेक्ट आया वेबसाइट पे आपकी, फिर जाके ये 4 यूज़र्स कन्वर्ट हुए हैं। ऑर्गेनिक आपके एसईओ के थ्रू, एसईओ कीवर्ड्स के थ्रू कोई सर्च कर रहा है, लाइक लेट्स से किड्स फीमेल या किड्स स्प्रेड ब्रांड, उसके कीवर्ड पे अगर मेरा रिजल्ट अपेयर हो रहा है ब्रांड का, तो उससे वो ऑर्गेनिक कहलाता है। नंबर 9 पे देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यूज़र पहले डायरेक्ट से आया, फिर सोशल से आया, फिर एक सोर्स है जो कि अनअवेलेबल है, उसके बाद दोबारा डायरेक्ट से आया और फिर सोशल से आया, और सोशल से आगे कन्वर्ट हुआ। तो इसमें क्रेडिट तो लास्ट क्लिक में सोशल को जा रहा होगा, लेकिन बज़ाहिर सी बात है बाकी डायरेक्ट प्लेटफॉर्म्स भी तो थे इसमें इन्वॉल्व, उनको कौन क्रेडिट देगा? चूँकि हम एडवर्टाइजिंग के अंदर एट्रीब्यूशन मॉडल लास्ट क्लिक यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमें क्लाइंट को तो नज़र आ रहा था कि लास्ट फेसबुक ले आया, गूगल ले आया, लेकिन जो इवन जो आपके बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी एक्रेडिशन या उनके क्रेडिट्स नहीं पता चल रहे होते क्लाइंट को। डायरेक्ट में आपके किसी ने लेट से vania.p के अपने एड्रेस बार में लिख दिया डायरेक्टली ब्रांड का नाम, वो डायरेक्ट काउंट होता है। किसी भी सर्च इंजन पे उसने डायरेक्ट vania.p के या उस पर्टिकुलर ब्रांड का नाम एड्रेस बार में लिखा है और वो वेबसाइट पे आ रहा है, इट मीन्स डायरेक्ट। ऑर्गेनिक जो है आपका या एसईओ के थ्रू, वो अगर आप सर्च बार के अंदर जो गूगल सर्च है या बिंग सर्च है वहाँ पे कोई क्वेरी डाल रहे हो कीवर्ड की, उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे अगर ट्रिगर होकर आपका ऑर्गेनिक रिजल्ट आता है तो उस केस के अंदर वो एसईओ के रिजल्ट्स में काउंट होता है। जैसे नहीं, वानिया नहीं, वो तो ब्रांडेड कीवर्ड्स में आ जाता है, वो इस तरह से होता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने गूगल पे लिखा है ना मैंने ऑनलाइन नहीं, एसईओ वाला काम। अब जैसे मैंने ये लिख रहा है ना ऑनलाइन क्लोथ्स इन पाकिस्तान, तो मुझे बता रहा है affordable.pk एक वेबसाइट है। मैं अगर इस पर क्लिक करके जाऊंगा तो मैं इसके पास एसईओ के रिजल्ट के साथ जाऊंगा और मेरा एक क्लिक काउंट होगा टुवर्ड्स ऑर्गेनिक। इस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, इस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है। अनअवेलेबल सोर्स कौन सी है? अनअवेलेबल सोर्स यार ये कोई ऐसी सोर्स होगी जो कि डिटेक्ट नहीं हो रही इसमें, वैसे अनअवेलेबल आता नहीं है, या हो सकता है सर्च कंसोल ना कनेक्ट होने की वजह से ये दे रहा हूँ। या ऑब्वियसली जैसे हम थर्ड पार्टी रीमार्केटिंग टूल्स यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक एड्रोल हो गया, एड्रोल एक प्लेटफॉर्म है, एड्रोल एक टूल है जो कि डिस्प्ले सोशल पे रीमार्केटिंग करता है। अब सिंस वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे नहीं करता, वो सोशल पे भी, अब आप जैसे वेबसाइट पे आ गए, अब आप अगर फेसबुक सर्फ कर रहे हैं तो फेसबुक पे भी आपको ऐड दिखाएगा, आपको वेबसाइट पे जा रहे हैं तो सेम ऐड आपको वहाँ पे भी दिखाएगा। हो सकता है उसकी वजह से आ रहा हो, लेकिन आना नहीं चाहिए, ट्रैक होना चाहिए। अच्छा, फिर इसकी सेटिंग होती है एनालिटिक्स की। सेटिंग के अंदर अकाउंट लेवल सेटिंग, आपने किस किस यूज़र को कितना एक्सेस दिया हुआ है वो सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। आपकी प्रॉपर्टी की सेटिंग होती है,
ट्रैकिंग इन्फो होती है। बेसिकली ये वाला जो कोड होता है, ये कोड उठा के हम डेवलपर को देते हैं कि यार प्लीज़ इसको हेडर में इंस्टॉल कर दो। वंस उसने हेडर में इंस्टॉल कर दिया, आपका एनालिटिक्स एक्टिवेट हो जाता है और फिर ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। कोड के बगैर नहीं। इस कोड के बगैर नहीं होगा। ऐसी बात है, आपको वेबसाइट के हेडर में लगाएंगे तो ये सब कनेक्ट होगा गूगल के साथ और इन्फॉर्मेशन देगा। ये दिखाने के लिए किसी को एक्सेस दे सकते हैं? हाँ, आप व्यू ओनली एक्सेस दे सकते हैं किसी को कि वो सिर्फ व्यू कर सकें। इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं? वो चेंजेस नहीं कर सकता। आप जिसको जो एक्सेस दोगे वो यूज़र उतना एक्सेस कर सकता है। आप देखो जैसे इसके अंदर ये है memuna.alliance11, ये सिर्फ व्यूअर है, ये सिर्फ स्टैट्स देख सकती है। ये एनालिटिक्स में कोई चेंजेस नहीं कर सकती, कोई नई ऑडियंस नहीं क्रिएट कर सकती। ये आईडी फ़हीम फारूकी, ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये एनालिटिक्स पे नए यूज़र्स भी ऐड कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी को GA4 पे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये इसमें ऑडियंसेस भी बिल्ड कर सकते हैं। ये इसमें ऐड अकाउंट्स कनेक्ट भी कर सकते हैं। इसके साथ BigQuery कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ डेटा स्टूडियो कनेक्ट कर सकते हैं। SEO की आईडी है, उसके पास भी जो है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर है। मेरी आईडी पे एडमिनिस्ट्रेटर है। जैसे ये आप एक और देखो ताबिंदा, ये एडिटर का रोल है इसका। ये ऑडियंसेस वगैरह की एडिशन तक तो कर सकती है, लेकिन ये किसी यूज़र को अकाउंट में एक्सेस नहीं दे सकती। तो लिमिटेड कंट्रोल होते हैं। अब इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको किस यूज़र को कितना एक्सेस देना है। अच्छा, फिर इसी में आपका गूगल एड्स की जो मैं बता रहा था कि गूगल एड्स की कैंपेन्स जो चल रही हैं, जो इन्फॉर्मेशन उसकी आ रही थी, वो बेसिकली आप यहाँ प्रोडक्ट्स में आओ तो प्रोडक्ट लिंक के अंदर आप उसके थ्रू गूगल एड्स का लिंक करते हो। अगर आपने कोई एड एक्सचेंज लिंक करना है, फॉर एग्जांपल ये अगर आपकी कोई पब्लिशर साइट वेबसाइट होती है, अगर हम ये जंग की बात कर रहे थे कि जंग की वेबसाइट है, तो जंग पे तो आपको आपका एडसेंस लगा हुआ होता है, आप एड्स ले रहे होते हो या बेच रहे होते हो अपनी इन्वेंट्री वेबसाइट की। उस केस के अंदर आपको कोई थर्ड पार्टी प्राइवेट एक्सचेंज लगाना है, लाइक एडमॉब हो गया या आपका कोई और एक्सचेंज हो गया, 52+ एक्सचेंजेस हैं, गूगल का कोई और एक्सचेंज हो गया या जेंडर का एक्सचेंज हो गया, और बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, आपका एपनेक्सेस है, फ्रीव्हील है, इस तरह के बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं। आप किसी थर्ड पार्टी प्राइवेट एक्सचेंज को एक्सेस दे रहे हो कि यार वो मेरे पास से इन्वेंट्री उठाए आके अपने यूज़र्स को दिखाया, उसको अगर इन्वेंट्री बाय करनी है पब्लिशर पे तो मेरे पास आके मेरी इन्वेंट्री ले अपने एड्स दिखाए, तो आप उसको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे ऑडियंस डेफिनेशंस आ गई। वो जो हम ऑडियंसेस की बात कर रहे थे कंटिन्यूसली कि यार सेगमेंट हो जाता है, बेसिकली ये वो सेगमेंट्स हैं जो क्रिएट हो रहे होते हैं। एंगेजमेंट क्या है? एंगेजमेंट बेसिकली आपकी वेबसाइट पे जो यूज़र्स आया, डिफरेंट एक्टिविटी की उन्होंने वेबसाइट पे, वो उस ऑडियंस को लाइक मैं वेबसाइट पे आपकी मैंने एक पर्टिकुलर कैटेगरी किड्स की एक्सप्लोर की, फिर मैं वुमेन में गया, फिर मैं मेन में गया, मैंने 3 कैटेगरी एक्सप्लोर की, 3 डिफरेंट कैटेगरीज में आपके साथ एंगेज हुआ, या मैंने ऐड टू कार्ट किया प्रोडक्ट, तो वो सारी ऑडियंस ये पुल इन कर लेगा अपने पास। फिर न्यू विजिटर्स जितने भी आ रहे हैं वेबसाइट पे, फर्स्ट टाइम विजिटर थे, मैंने उसकी लिस्ट कंपाइल कर ली। वो यूज़र्स जिनकी ट्रांजैक्शंस हैं एक से ज़्यादा, यानी जितने भी यूज़र्स मेरे पास आके परचेज़र्स हैं, बेसिकली परचेज़र इस ऑडियंस में कैप्चर हो रहे हैं। फिर ये चौथी ऑडियंस है, इसमें रिटर्निंग यूज़र्स कैप्चर हो रहे हैं मेरे पास, जो वो यूज़र्स जो मेरी वेबसाइट पे एक से ज़्यादा दफ़ा आए हैं, उनकी ऑडियंस पूल हो रही है। अच्छा, यहाँ पे वो यूज़र्स हैं जिनकी सेशन ड्यूरेशन 600 सेकंड से ज़्यादा है, लाइक जिन्होंने 10 मिनट से ज़्यादा मेरी वेबसाइट पे टाइम स्पेंड किया है, वो ऑडियंस सेगमेंट हो गई। फिर वो ऑडियंस जिनका 60 सेकंड 1 मिनट से कम का ड्यूरेशन है, वो ऑडियंस सेगमेंट हो गई। फिर पेज व्यूज़ का आ गया कि मुख्तलिफ पेज व्यूज़ हैं, मुख्तलिफ पेजेस एंगेज हो रहे हैं, ये वो ऑडियंसेस हैं सारी। इसके आगे भी मज़ीद ऑडियंसेस हैं। अब ये जैसे ये आ गए मेरे ऑल यूज़र्स 2019 से लेके अब तक के, रिटर्निंग हो, फर्स्ट टाइम विजिटर्स हों, न्यू यूज़र्स हों, सब आ रहे हैं इसमें। फिर इसके बाद आ रहा है आपके पास एक और ऑडियंस, ऑल विजिटर्स सिस्टम डिफाइंड। ये वो हैं जो मेरे रीमार्केटिंग टैग वाले पेजेस हैं। अब रीमार्केटिंग उमूमन पूरी वेबसाइट पे आपके टैग लगा हुआ होता है, तो ये पूरी वेबसाइट के जो रीमार्केटिंग के टैग्स हैं पेड मीडियम से आ रहे हैं, वो सारे मेरी इस रीमार्केटिंग लिस्ट के अंदर पॉपुलेट हो रहे हैं, जिनको फिर मैं कस्टम एड्स दिखा सकता हूँ। ये 540 डेज़ की ऑडियंस हो गई। ये तकरीबन जो है वो कंप्लीटेड ट्रांजेक्शन हैं ओवरऑल। ये वो ऑडियंस हैं जिन्होंने पर्टिकुलरली एक सर्टेन एज ग्रुप के अंदर या एक सर्टेन जेंडर के अंदर
जेंडर को रिकॉर्ड करते हुए या एज ग्रुप को रिकॉर्ड करते हुए मुख्तलिफ ऑडियंस के सेगमेंट बनाए हुए हैं इस ऑडियंस के अंदर। लाइक मैं अगर यहाँ से 25 से 44 की फ़ीमेल्स को टारगेट करना चाहूँ तो सिर्फ उस ऑडियंस से कर सकता हूँ आराम से। फिर आपके पास ये पाकिस्तान वाली वेबसाइट के आ गए, फिर इसमें पाकिस्तान वाली वेबसाइट के रिटर्निंग और न्यू यूज़र्स हैं वो सारे हैं। तकरीबन 2021 से ऑडियंसेस बनी हुई हैं ये 2019 से। फिर ये स्मार्ट लिस्ट है, ये गूगल ख़ुद बना देता है एक ऑडियंस। ये गूगल की मैनेज्ड ऑडियंसेस होती हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट बन रही होती है। इसको अगर आप कैंपेन में यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी ऑडियंस ना बेसिकली ऑडियंस बनाता है और उसी के साथ लोकलाइज भी बना रहा हो तो ऑटोमेटिकली तो ऑडियंस में अक्सर वेस्टेज भी हो जाती है। तो हमारी कोशिश होती है अगर हम रीमार्केटिंग कर रहे हैं तो हम उन्हीं यूज़र्स को करें जो वेबसाइट पे इंटरेक्ट करके जा सकें। बाकी सारे आपने खुद बनाए? बाकी सारे ख़ुद बनाए हुए हैं और ये कहाँ शेयर हुई भी है। अब जैसे ये सिर्फ एनालिटिक्स पे पड़ी हुई है, ये वाली मेरे गूगल एड्स के साथ भी शेयर हुई है। यानी मैं इस कैंपेन को, इस ऑडियंस को गूगल एनालिटिक्स की कैंपेन में सिलेक्ट करके यूज़ करके चला सकता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन बता रहा है।